नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के चंडीगढ़ चलो प्रदर्शन को लेकर बुधवार को तनाव रहा। सैकड़ों किसानों को पुलिस ने तब हिरासत में ले लिया जब वो अपनी मांगों को लेकर राज्य की राजधानी चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने चंडीगढ़ की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी और 25 से अधिक स्थानों पर किसानों को रोका गया। इसके बाद किसानों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम ने पंजाब सरकार और किसानों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान कई प्रमुख किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इनमें भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू उग्राहां के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहां, बीकेयू राज्यपाल के राज्य उपाध्यक्ष मुकेश चंद्र शर्मा और बीकेयू शादीपुर के अध्यक्ष बूटा सिंह शादीपुर शामिल हैं। उग्राहां और उनके समर्थकों को संगरूर के छजली पुलिस स्टेशन में रखा गया। मंगलवार को भी कई एसकेएम नेताओं को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शांति भंग से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बता दें, कल ही सीएम भगवंत मान ने कहा था कि मेरी नरमाई को ये ना समझें कि मैं किसानों पर एक्शन नहीं ले सकता। इससे पहले वो किसानों की मीटिंग में आग बबूला होकर बाहर चले गए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि आंदोलन से निकली पार्टी आप आंदोलन से डरने लगी है कि आपका बीजेपीकरण हो गया है और जैसा हाल बीजेपी का पंजाब में है वैसा हाल के आपका पंजाब में हो सकता है। भगवंत मान सरकार ने किसानों पर एक्शन लिया है, हिरासत में ले लिया है। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कीर्ति किसान यूनियन के प्रेस सचिव रामिंदर सिंह पटियाला ने कहा कि आपातकाल जैसी स्थिति है। सैकड़ों लोग पुलिस हिरासत में हैं, फिर भी पुरुष और महिलाएं सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों का विरोध किया। उन्होंने ये भी बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों की सटीक संख्या भी सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वो 24 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करे। मामला पंजाब में सहायता प्राप्त कॉलेजों में पेंशन लाभ योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस एन.के. कोटेश्वर की बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव के ए.पी. सिन्हा को कोर्ट के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं देने में फेल रहने के लिए कड़ी फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि कोर्ट को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस ओका ने कहा कि ये सही नहीं है कि आपने बार बार कोर्ट को वचन दिया। वचन मेरे कार्यपालिका द्वारा दिया गया है, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। ये किस प्रकार का वचन है? अब हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि अब आप बताइए, हम आपको विकल्प देंगे कि किसके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाए। बार बार अंडरटेकिंग दी जा रही है, पिछले हलफनामे में झूठे बयान दिए जा रहे हैं। आप बताइए कि आपको नोटिस जारी किया जाए या आप किसी अधिकारी का नाम बताइए, हम उसे नोटिस जारी कर देंगे। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस एन.के. कोटेश्वर की बेंच के सामने सिन्हा ने हलफनामा दाखिल देने के लिए वक्त मांगा। बेंच ने कहा कि आपको आज तक ये कर देना चाहिए था, ये इसकी पराकाष्ठा है। बार बार कोर्ट में बयान दिए जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है, ये इसकी पराकाष्ठा है। बेशर्मी से हमें बताया जाता है कि एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए ये बयान कार्यपालिका द्वारा हैं, राज्य द्वारा नहीं है। ये सरकार की ओर से बेशर्मी भरा कृत्य है, सबसे बेशर्मी भरा कृत्य है। बेंच ने कहा, हम अवमानना का मामला जारी करेंगे, फिर पहले हम अवमानना से निपटेंगे, अधिकारियों को जेल भेजेंगे और उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। ये क्या हो रहा है? लखनऊ के एक कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान पेश न होने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कड़ी चेतावनी भी दी है। इसमें कहा गया है कि अगर राहुल गांधी 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बता दें, वकील नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को लोकसभा सीट के परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के सांसदों और पार्टी प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त कार्रवाई समिति यानी जेएसी के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पेश करते हुए स्टालिन ने कहा कि संसद में सीट की संख्या में बढ़ोतरी की स्थिति में 1971 की जनगणना को इसका आधार बनाया जाना चाहिए। बता दें, परिसीमन 2026 में होना है और इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केंद्र की ओर से सफाई भी दी।
सर्वदलीय बैठक से बीजेपी दूर ही नहीं रही, उसने विरोध भी किया। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने एक कमेटी भी बनाई है जो दक्षिण के बाकी राज्यों को इस पर एकजुट करेगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जोर देकर कहा कि 2026 से 30 वर्षों के लिए लोकसभा सीट के परिसीमन को लेकर 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को संसद में इस बारे में आश्वासन देना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है तो बिहार को 75 साल का मुख्यमंत्री क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देती है तो बिहार को 25 साल पुराना मुख्यमंत्री क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने अपने समर्थकों से सवाल करते हुए कहा, अगर कोई गाड़ी भी खरीदेंगे, नई गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाती है तो खटारा हो जाती है या नहीं। सरकार इजाजत देती है चलाने की, क्यों नहीं देती है? क्योंकि गाड़ी प्रदूषण फैलाती है, धुआं छोड़ती है। खटारा गाड़ी का मेंटेनेंस करवाना होता है। मुगल शासक औरंगजेब पर दिए बयान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होने लगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। बता दें, अबू आजमी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतिहासकार स्कूलों में जो बताते हैं, मैंने वही बात बोली थी। मैंने असेंबली में बोला भी नहीं था, बाहर बोला था, लेकिन मुझे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। विधान परिषद में अपनी बात रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा की मानसिकता अभी भी औरंगजेब जैसी विचारधारा से प्रेरित है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की यूनिट के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि इसको उत्तर प्रदेश भेजो, यहाँ इसका सही इलाज कर देंगे। बता दें, अबू आजमी अपना बयान वापस ले चुके हैं, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी ही सरकार की पुलिस से नाराज हो गए हैं। उन्होंने बांसडीह थाने के पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है। मंत्री ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों को शाम तक का वक्त दिया है और अगर इस समय तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो 7 मार्च को बांसडीह थाने के बाहर प्रदर्शन और घेराव करने का ऐलान किया है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये विवाद सुभाषपा के एक प्रमुख पदाधिकारी के साथ पुलिस द्वारा की गई पिटाई और दुर्व्यवहार को लेकर उत्पन्न हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया है। ये एक ऐसा कदम है जो यूक्रेन की रूसी सेनाओं को टारगेट करने की क्षमता पर काफी बाधा डाल सकता है। ये बदलाव ट्रंप प्रशासन द्वारा इस सप्ताह के शुरू में यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने के बाद लिया गया है। यह कदम अमेरिका और यूक्रेन के बीच गहरी दरार को उजागर करता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पब्लिकली इस कदम पर टिप्पणी नहीं की है। 2 स्रोतों ने एफटी को इसकी पुष्टि की है। मालूम हो कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी सैन्य टारगेट की पहचान करने और उन पर हमला करने की यूक्रेन की क्षमता में अमेरिकी खुफिया जानकारी साझा करना एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। लेकिन अब यूक्रेन के मुकाबला करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप की धमकियों और घुड़कियों पर अब चीन भी खुलकर उतर आया है। चीनी दूतावास ने कहा कि चीन युद्ध लड़ने के लिए तैयार है अगर अमेरिका यही चाहता है। चीन का यह जवाब यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने के बीच आया है। चीनी दूतावास ने एक्स पर कहा कि वॉशिंगटन को चीन के साथ समानता का व्यवहार करने की जरूरत है। अमेरिका में चीनी दूतावास ने कहा कि अगर अमेरिका वास्तव में फेंटेनाइल मुद्दे को हल करना चाहता है तो सही कदम एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते हुए चीन के साथ परामर्श करना है। अगर युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या किसी दूसरे तरीके का युद्ध, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। टैरिफ वॉर और गहरा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। 4 मार्च को यह आधी रात से लागू हो गया है। ट्रंप की नीतियों का अब खुलकर विरोध होने लगा है। अब ये देश भी उसी अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब दे रहे हैं। ओंटारियो के प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के नेता प्रीमियर डग फोर्ट ने अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप पर जबरदस्त पलटवार किया है। ओंटारियो के प्रमुख ने कहा कि अगर वो ओंटारियो को नष्ट करना चाहते हैं तो मैं सब कुछ करूंगा।
जिसमें उनकी बिजली कनेक्शन को काटना भी शामिल है और मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर ऐसा करूंगा। वो हमारी बिजली पर निर्भर हैं, उन्हें दर्द महसूस करने की जरूरत है। वो हम पर हमला करना चाहते हैं, हम दोगुनी ताकत से जवाब देंगे। फोर्ड ने कहा कि कनाडा पर टैरिफ अमेरिकियों पर टैक्स है। बता दें कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के 3 राज्यों में बिजली की सप्लाई की जाती है। अमेरिका के मिनेसोटा, मिशिगन और न्यूयॉर्क के करीब 15 लाख घरों में ओंटारियो से बिजली की सप्लाई की जाती है। बता दें चीन भी खुलकर आ गया है और अब कनाडा भी सख्त रुख अपना रहा है और सीधे ट्रंप को धमकी भी दे रहा है। कनाडा ने राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ वृद्धि पर अमेरिका के खिलाफ अब कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कनाडा ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शिकायत दर्ज करा दी है। मंगलवार देर रात WTO में कनाडाई राजदूत नादिया थियोडोर ने लिंक्डइन पर लिखा कि अमेरिका के फैसले के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। WTO के एक अधिकारी ने AFP से पुष्टि की है कि कनाडा ने अतिरिक्त टैरिफ पर WTO में अमेरिका के खिलाफ कल कार्रवाई शुरू की है। बता दें इससे पहले चीनी सामानों पर ताजा अमेरिकी शुल्क पर बीजिंग ने भी शिकायत की थी। डेमोक्रेट सांसद स्लॉटकिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध के दौरान बचपन बिताने वाली एक शख्स के रूप में मैं रीगन की शुक्रगुजार हूं, जो 1980 के दशक में राष्ट्रपति थे, ट्रंप की नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चीनी या रूसी नेतृत्व की बजाय अमेरिकी नेतृत्व को प्राथमिकता दूंगी। ट्रंप के भाषण का जवाब देते हुए स्लॉटकिन ने अप्रवासन जैसे मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ढीले ढाले अप्रवासन सिस्टम को ठीक किए बिना सीमा की सुरक्षा करना बीमारी के बजाय लक्षण का इलाज करने जैसा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अप्रवासियों का देश है। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो काम के लायक हो और हमारी अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर केंद्रित हो, जो बेहतरीन लोगों को आने और कानूनी रूप से काम करने की इजाजत देता हो। उन्होंने आरोप लगाया ट्रंप हमें सीधे मंदी की ओर ले जाएंगे। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत बहुत से देशों को निशाने पर लिया और 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। भारत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत ऑटो उत्पादों पर 100% से अधिक टैरिफ लगाता है। उन्होंने कहा कि इन्हीं उत्पादों पर चीन हमारे मुकाबले 2 गुना टैरिफ लगाता है, जबकि दक्षिण कोरिया का टैरिफ 4 गुना अधिक है। उन्होंने कहा ये दोस्तों और विरोधियों दोनों की ओर से किया जा रहा है। ये अमेरिका के लिए न्याय संगत नहीं है, इसलिए हम 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं और वो देश जो भी टैरिफ लगाते हैं हम भी उतना ही लगाएंगे। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उन्होंने 2 अप्रैल ही तारीख क्यों चुनी। ट्रंप ने कहा कि हम इसे 1 अप्रैल से करना चाहते थे, लेकिन उस दिन अप्रैल फूल बनाने का आरोप अपने मत्थे नहीं ले सकता, इसलिए 2 अप्रैल को तारीख चुनी है। ट्रंप के भारत पर 2 अप्रैल से भारी भरकम टैरिफ लगाने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संसद में ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की अब न सिर्फ धमकी दे रहे हैं, बल्कि 2 अप्रैल की तारीख भी अनाउंस कर दी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि टफ नेगोशिएटर फोटो शूट और सैर सपाटा में व्यस्त हैं। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इस पर बोली हैं। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री एक टफ नेगोशिएटर हैं। अच्छा, तभी BSP में बड़ी हलचल है। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के 2 दिन बाद ही आनंद कुमार को पद से हटा दिया गया है। मायावती ने 3 दिनों में कई बड़े बदलाव किए हैं। पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया, फिर अगले ही दिन उनको पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद आनंद कुमार पर फैसले लिए। अब नया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए। हाल ही में मायावती ने कई ऐसे फैसले लिए और फिर कुछ दिनों में ही खुद उसे बदल दिया। इन लगातार बदलावों ने BSP के भीतर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सवाल उठ रहा है कि मायावती की राजनीति अब किस दिशा में बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अब राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को BSP का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। बता दें, रणधीर बेनीवाल जैसे नए चेहरों को आगे लाना और रामजी गौतम जैसे अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताना मायावती की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहती हूँ। मायावती ने यह भी कहा है कि उनके दिशा निर्देशों में ही संगठन चलता रहेगा, जिससे साफ है कि वो अभी भी BSP की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहती हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाने वाली भीड़ बढ़ने के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले में रेलवे ने अपने 5 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार हटाए गए अधिकारियों में DRM विक्रम सिंह राणा, स्टेशन डायरेक्टर महेश यादव, सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर आनंद मोहन और RPF के सहायक सुरक्षा आयुक्त महेश चंद्र सैनी शामिल हैं। बता दें, भगदड़ की इस घटना में 18 यात्रियों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के लाहौर में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के सामने 363 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर रचिन रविंद्र ने 108 रनों की शानदार पारी खेली है। न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन ने भी शतक जड़ा और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 164 रनों की साझेदारी की। केन विलियमसन 102 रन पर आउट हुए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.